बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत से मसला कश्मीर पर बात करें। बदकिस्मती से हमारा मुकाबला RSS के नज़रिए से है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आपको ऐसे बयान से गुरेज करना चाहिए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तंजीमी अहदेदारों से मुलाकात के लिए इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बहुत सारी अहम बातें की। ये मसला कश्मीर पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप उनके इस बयान के हवाले से क्या कहेंगे? ये बयान उस वक्त आया जब कुछ देर के बाद जी प्रेसिडेंट बाइडेन जो समिट ऑफ डेमोक्रेसीज का आगाज़ हो रहा है जी और उसमें 100 के लगभग मुल्क जो हैं अभी तक उसमें शरीक हो रहे हैं। हो सकता है तादाद ज़्यादा हो, लेकिन 100 हैं अभी तक। और उसमें पाकिस्तान ने इनकार कर दिया वहाँ जाने से। ये बात हमने कल भी जी सर, अपने बिल्कुल आपने बात की। प्रोग्राम में ब्रेक की थी खबर। और वहाँ ये इसलिए अहम है कि प्रेसिडेंट बाइडेन का जो दुनिया के बारे में एक व्यू है कि चाइना के साथ या रशिया के साथ जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है जमहूरियतों का, या वेस्टर्न ऑर्डर, ये जो भी उससे कहा जाए, उसे काउंटर किया जाए। लेकिन अब ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि एक वाइट पेपर चाइना इस दौरान सामने ला चुका है और वो भी जमहूरियतों के हवाले से अपना नुक्ता नज़र और ये कह चुका है कि अमेरिका की जमहूरियत ने क्या दिया तो हम भी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमारा जमहूरियत का सिस्टम जो है वो अलग है। तो बहरहाल इससे कतई नज़र कि उसमें कौन शरीक होता है कौन नहीं। देखें, पाकिस्तान में इमरान खान साहब कल कराची जा रहे हैं और वहाँ पे वो ग्रीन लाइन मनसूबा का इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने आज पहले ही एक दिन जाके उसको दोबारा इफ्तिताह कर दिया है और ये इसका पहले भी इफ्तिताह हो चुका है गालिबन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो फिर इसमें गालिबन कोई एडिशनल है जो ऐलान वहाँ पे वज़ीर आज़म कल करेंगे। और अल्लाह करे कि ये ग्रीन, आप देखें ना, किसी भी मुल्क के किसी भी आप ये बड़े शहरों में चले जाएं, आप लाहौर जाएं तो आपको एक वहाँ पे कोई ना कोई मेट्रो या ऑरेंज लाइन या येलो लाइन या ग्रीन लाइन या इस तरह की कोई आपकी चीज़। आप पेशावर में चले जाएं, वहाँ पर आपको भी। कराची में आपको कोई, किसी ने कराची के बारे में ये तसव्वुर नहीं किया कि जो सबसे बड़ा शहर है मुल्क का, वहाँ पर कोई ऐसी सर्विस, कोई मेट्रो सर्विस, कोई, तो वहाँ पर जो है वो एक सियासत की नज़र है एक अरसे से ये मामला कि वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा और किस तरह से चलेगा। अच्छा, वहाँ कराची में अगर जाएं तो आपको वो पुल बने हुए नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर वो बताते हैं कि मुस्तकबिल में यहाँ पे ग्रीन लाइन नहीं चलना है, यानी वो कंस्ट्रक्शन हुई है बहुत सी जगहों पे कराची में। तो अब ये उसी के ऊपर दोबारा है या कोई नया प्रोजेक्ट है, ये कल वज़ीर आज़म साहब जाएंगे। लेकिन बहुत अहम है कराची के लिए ये ऐलान जो है, ये बड़ी एक खुशखबरी है कि इसके ऊपर अमल दरामद तेज़ी से हो। दूसरी बात जो है, देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है ना, मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि ये पूरा जो पाकिस्तान का इस वक्त हमारा सियासी निज़ाम है ना, ये पता नहीं क्यों मुझे वो नस्ला टावर लगता है। यानी नस्ला टावर को देखें ना आप, तो नस्ला टावर जो है वो बस एक खड़ा हुआ है, एक ढांचा, उसके सारे मकीन जा चुके हैं, उसकी बिजली भी कट गई है, उसकी गैस भी नहीं है, उधर पानी भी नहीं है। और अदालत, सुप्रीम कोर्ट जाती है, बार बार कहती है इसको गिराओ, इसको गिराओ, इसको गिराओ। और वो जो है उस पर बहुत से लोग उसको ऊपर से तोड़ रहा है, कोई इधर से तोड़ रहा है, कोई दाएं से तोड़ रहा है, कोई मजदूर तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं उसको। तो वो जो है बस वो गिर के नहीं दे रहा। ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, ये नस्ला टावर है। अच्छा, अब नस्ला टावर ये भी इम्पोर्टेंट है कि नस्ला टावर किसी पे ना गिरे। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इसका नज़ला किसी पे ना, ढांचे का भी जो गिर रहा है निज़ाम, इसका नज़ला ये नस्ला जो भी है वो किसी पे ना गिरे। वहाँ पर भी आप देखें ना, इस सियासी निज़ाम की और नस्ला टावर के अंदर एक और मुमासलत भी है कि नस्ला टावर बनाया किसने, उसकी इजाज़त किसने दी, वो खड़ा कैसे हो गया, उसके पीछे कोई नहीं जा रहा।
तो इसी तरह से ये सियासी निज़ाम कैसे खड़ा हुआ, कैसे बना, इसमें लोग ही नहीं है, इसमें तो तोड़ फोड़ हो रही है, मगर है भी नहीं भी है, क्या है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, ये नस्ला टावर की तरह है। और कोई कहता है उड़ा दो, कोई कहता है रहने दो, कोई कहता है नहीं इसको गिराओ, ऊपर से गिराओ कि नीचे से गिराओ, इश्तिहारात निकल गए हैं, टेंडर निकल गए, ये कोई नहीं पूछता कि बनाया किसने था। तो इसी तरह से ये जो सियासी सतह पे नस्ला टावर है, परमिशन ये बन कैसे गया, इसको कोई केडीए ने, कोई केएमसी ने, कोई एलडीए ने, कोई सीडीए ने, कोई आरटीएस ने, किसने मंजूरी दी कि जिसको कोई ओन ही नहीं कर रहा नस्ला टावर की तरह सियासी। तो ऐसे ही है कुछ, बस है भी नहीं भी है, अपोजिशन पार्लियामेंट, बस। लेकिन बस जल्दी उसको तोड़ना है जल्दी से, ठीक है ना। अदालत के अहकाम आते हैं कि उसको तोड़ा जाए नस्ला टावर को। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, मतलब खान साहब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी अपनी जगह मौजूद है, हुकूमत भी है, मगर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नस्ला टावर है ना, टावर तो है अभी भी। तो उसकी यही वाला हाल हो गया इस पॉलिटिकल निज़ाम का, सियासी निज़ाम का, इस ढांचे का। अब मैं और क्या बात करूं। अच्छा, दूसरी जो एक बहरान जो है ना, एक बड़ा बहरान अचानक उसने कल जन्म लिया है, और उसके नए पहलू सामने आ रहे हैं, और वो एक ख़तरनाक तरीन बहरान है। और उसको मैं ख़तरनाक तरीन बहरान इसलिए कह रहा हूँ कि जनरल बिपिन रावत सीडीएस भारत के, उनका जो और उनके साथियों का, उनकी अहलिया का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसके बारे में उभाम पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ये हादसा था, ये कोई हादसा। ज़ाहिर है दो तीन तरीके हो सकते हैं ना हादसे को, भी कह सकते हैं कि मौसम की ख़राबी की वजह से, या टेक्निकल फॉल्ट, या पायलट्स का कोई एरर, ये इस तरह से हादसा, या ये कोई तकरीबकारी है। और तकरीबकारी अगर है तो फिर अच्छा, बहरान दोनों सूरतों में पैदा हो गया है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की जो पोजीशन है, जो सीट उनकी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और देखें इसमें बड़ा उभाम आ रहा है भारत सरकार की तरफ से जो बातों में। आज उनके जो राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया है पार्लियामेंट में, उसने और उभाम खड़े कर दिए हैं। मतलब उसमें ये बिल्कुल वजाहत नहीं हुई कि ये जहाज़ जो है, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये मौसम की ख़राबी की वजह से, या ये हवा में बर्स्ट हुआ है, या ये जो है, ये बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर ये हवा में ब्लास्ट की सूरत में हेलीकॉप्टर गया है, तो फिर इसका मतलब है कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है, या फ्यूल कोई टैंक कुछ और हुआ। और अगर वो क्रैश हो दरख्तों पे जाकर टकराया है और खुद ब खुद कोई उसका, अच्छा एक वहां से वो एक पिक्चर सी आ रही है जिसको वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर, वो मतलब मौसम तो वहां का बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें ये जो हेलीकॉप्टर है बड़ा जदीद, कल भी हमने बात की थी, MH-7V5 जो है, ये बहुत ज़बरदस्त और मजबूत किस्म का हेलीकॉप्टर। ऐसे नहीं है कि हल्की सी धुंध आई और धुंध के अंदर जो है वो जहाज ही पूरा, तो हेलीकॉप्टर इसमें वीआईपीज और वीवीआईपीज। और मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश और इस हादसे के बाद भारत के वजीर आजम, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वीवीआईपीज हैं, और जो उनके एनएसए अजीत डोभाल हैं, उनको भी खतरात हो गए अगर इस हेलीकॉप्टर, क्योंकि वो इसी हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं। और अगर ये बात फौरी तौर पे सामने नहीं आती कि इसकी क्या वजह हुई है, तो बहुत सी शख्सियात जो कि इस्तेमाल कर रही हैं रेगुलरली ये सेफेस्ट हेलीकॉप्टर के तौर पे, तो वो फिर सारे खतरे में हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा बुहरान है कि ये हेलीकॉप्टर का क्रैश कैसे हुआ। अच्छा, मैं तो देखिए ओपन सोर्सेज से बात कर रहा हूं। अब एनडीटीवी जैसे, ये 5th स्लाइड है, ये बातें जो है ना, ये बड़े एक इसमें क्या नुक्ते निकल रहे हैं उस पर मैं बात अभी करता हूं। लेकिन एनडीटीवी कह रहा है कि ही आस्क्ड फॉर वाटर, यानी आई विटनेसेस कह रही हैं कि जनरल रावत जो हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया उनका, बाकी जो बातें हो रही हैं ऑफ द रिकॉर्ड उनको मैं यहाँ डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया वो कह रहे हैं कि जनरल रावत जिंदा थे, ठीक है,
और जनरल रावत ने कहा कि मुझे पानी पिलाओ। अच्छा, वी सॉ 3 बॉडीज फॉल, 1 मैन वॉज अलाइव, ही आस्क्ड फॉर वाटर, वी पुल्ड हिम आउट इन बेडशीट, और उसको बेडशीट में ले गए। और शिव कुमार ने डीटीवी को बताया 3 घंटे के बाद उसको बताया गया कि ये जो शख्सियत थी, तस्वीर दिखाई गई और वो जो थे जनरल रावत थे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब ये आई विटनेसेस, एक आई विटनेस कह रही है कि जहाज वहां गिरा और मैंने जनरल रावत को निकाल लिया। लेकिन हिंदुस्तान टाइम, मेन स्ट्रीम मीडिया जी, हिंदुस्तान टाइम्स ये कह रहा है कि नेवर हर्ड अ ब्लास्ट लाइक दिस, मैंने ऐसा धमाका आज तक नहीं सुना। और एक बड़ा धमाका हुआ है और उसके नतीजे में फर्स्ट वन द बर्निंग रैकेज व्हेन केम डाउन एंड जॉइन अदर्स। अच्छा, और वो कहते हैं कि बड़ा धमाका हुआ, बड़ा ब्लास्ट हुआ और ये सारा। अच्छा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अभी तक बात ही समझ में आ रही है, और जो तस्वीर को भी देख के कि वो जहाज जो है, वो जो हेलीकॉप्टर है, वो नीचे परवाज कर रहा था। ठीक है, नीचे परवाज कर रहा था और वो जाके दरख्तों पे गिरा और वहां पे आग लग गई। ठीक। अच्छा, अब जो राजनाथ सिंह जी हैं वो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि हमें बताया आई विटनेसेस ने, जो मैंने बात कल भी की थी, आज उसकी तस्दीक हुई उनकी बातों, कह रहे हैं कि हमें वहां से बताया। मुझे ये, मैं समझने से कासिर हूं कि ये जो जहाज, ये जो प्लेन्स हैं, अगर तो वहां पे मौसम की खराबी या किसी वजह से हुआ, तो ये विजुअल फ्लाइट रूल्स हैं जो इनके मैंने थोड़ी बहुत एविएशन का इनके हेलीकॉप्टर्स और ये सारा जिस तरह फ्लाई कर रहा है, तो मौसम अगर ख़राब हो, ऊपर नीचे हो, ठीक है ना, MI-17 जो है ये 30 मिनट तक जो है वो एक अपने रूट पे था। और ये कई 30 मिनट का कई ये जो रूट है इसका, ये कई सालों से इस्तेमाल होता रहा, फॉर डिकेड्स, ठीक है, 30 मिनट का रूट। और ये जो है ये एलिवेशन इसकी होती है 6000 फीट तक, और पहाड़ियां भी हैं और फॉरेस्ट भी, एग्जैक्ट। अच्छा, अब इसमें मसला ये कि ये जो विजुअल फ्लाइट रूल्स, ये जिनको VFR कहते हैं, उनके तहत ये फ्लाई करता है, एक रूल्स हैं, ठीक है। और वो विजुअल उसमें जो मौसम के हवाले से इसमें IFR या इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स होते हैं, ठीक है। ये सिविलियन फ्लाइट्स में होते हैं जिनके फिक्स जो आप समझ लें कि ब्लेड्स या उनको जो भी आप नाम दें। और ज़्यादातर जो VFRs हैं ये लो हाइट के ऊपर होते हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं, ज़्यादा 6000 फीट पे नहीं जाते मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। यहाँ पाकिस्तान में भी या अमेरिका में भी ये ज़रा नीचे ही परवाज़ होती है। जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर में ट्रैवल किया है पाकिस्तान में, या सिविलियंस ने भी, या फौज के लोग, बहुत ऊपर नहीं जाते हेलीकॉप्टर्स, यानी मैक्सिमम हाइट पे नीचे ही परवाज़ होती है। अच्छा, और ख़ास तौर पे जो पहाड़ियों का इलाका है, क्योंकि वहाँ पे डिपार्चर और डेस्टिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी मतलब है कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचना, लैंडिंग वैंडिंग, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर आसमानों पे नहीं चले जाते, वो एक ख़ास रेंज के अंदर वो फ्लाई करते हैं देख दुख के, ठीक है, सारा सिलसिला। और उसके बाद ये होता है कि उनके पास VMC यानी कि विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, और IMC जो कि इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, वो सारे पायलट्स के पास होती है। और इसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट है, फिर वो खुद फैसला करते हैं कि क्या सूरत हाल, किस तरह से मौसम के मुताबिक हमने करना है। मुस्तकिल उनका कंट्रोल टावर से कांटेक्ट होता है, और उसमें उनको बिल्कुल सीधा उनके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं अपनी, उनको अपना आइडिया उनके जहन में होता है। पायलट्स के पास ही होता है कि मतलब वो वॉच करते हैं और डाइवर्ट करते हैं या फोर्स करते हैं लैंडिंग, अगर मौसम एकदम से खराब हो जाए तो वो लैंडिंग की इस हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की कोशिश नहीं की। अगर मौसम खराब था, अच्छा, इसका जो रूट है उस पर किसी बाहर से लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा कहीं आपको ये हेलीकॉप्टर हिलता हुआ, झूमता हुआ, कहीं आगे पीछे होता है ना, हेलीकॉप्टर आपको नजर आते हैं ना, अक्सर प्लेन्स में भी ऐसे होता है कि उसने चक्कर लगाया, वो गिरता हुआ, आग लग गई, कुछ हुआ, ये अचानक एक धुएं में गायब होता है। इसकी विजुअल आई है जो धुएं में ही गायब हो गया, अच्छा, यानी धुंध में, बादल में गायब हो गया, और दैट्स इट। और उसके बाद क्या हुआ है किसी को नहीं पता। अच्छा, तो अगर मतलब होता है कि डाइवर्ट और फोर्स लैंड बिफोर द वेदर क्लोजेज डाउन, ठीक है, मौसम अगर आगे इंडिकेटर आ गया, वो इंडिकेटर नहीं मिला इनको इंडिकेटर मिला ही नहीं कि वहां मौसम खराब है, मौसम खराब ही नहीं था।
ये बादल बादल तो हर जगह बादलों में जहाज नहीं फ्लाई करते, बादलों से ऊपर ही तो जहाज फ्लाई करते हैं। ये 35,000 फीट की बुलंदी जो होती है, जो आम सिविलियन फ्लाइट्स भी होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि वो डिविएट कर जाते हैं अगर एक खास जगह पर मौसम ऐसा हो तो वो भी डिवीशन भी नहीं हुई। और जो इनका प्लान होता है, अगर फ्लाइट प्लान चेंज हो तो वो एयर कंट्रोल और वीवीआईपी शख्सियत जहाज में मौजूद है। तो मौसम का तो रूल आउट हो गया कि मौसम वहां पे ना उस जगह पे खराब था, ना मौसम खराब होने से ये हेलीकॉप्टर गिरता है, और मतलब तो मौसम को तो रखे ना साइड पे। दूसरी बात यह है कि शफाफियत से तहकीकात इसकी नहीं होंगी, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि अभी तक जो इंडिया से कोई रिक्वेस्ट नहीं गई कहीं पर भी ये इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तक के हमारी तहकीकात में मदद की जाए। ठीक है। तो किसी इंटरनेशनल बॉडी से बात अभी तक नहीं हुई है। अच्छा। कि हमें अपनी टीम्स को भेजा जाए ताकि वो तहकीकात में मदद दें। स्पेशलिस्ट को। कोई कुछ नहीं, किसी से बात नहीं। जिनका जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर है वो तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर के अंदर कोई टेक्निकल एरर तो नहीं था। और अगर उन्होंने तो वो क्या रिपोर्ट देते हैं वो एक बात की बात है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स को एक चीज़ तो है नहीं, ब्लैक बॉक्स में तो एक डेटा रिकॉर्डर होता है, उसका नाम ऐसे ही ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है ना। उसको ब्लैक बॉक्स में तो एक ये ऑरेंज कलर का एक छोटा, तो और साइज छोटा हो गया इसका, ये ऑरेंज कलर का, जिसको इस तरह से कहें कि जो जैसे शोला होता है ना, यानी वो वाला कलर, यानी आग का जो शोला होता है ना, यानी उस कलर का ही होता है ताकि ये नजर आए प्रोमिनेंटली। ये ब्लैक नहीं होता ब्लैक बॉक्स। और इसमें एक डेटा रिकॉर्डर होता है, एक वॉइस रिकॉर्डर होता है, वो खामोशी से रखे होते हैं। अब तो पहले तो बड़े साइज के होते थे, वो बिल्कुल ही खामोशी से लगा होता है। और डेटा जो होता है वो कंप्लीट उसका जहाज का रिकॉर्ड कर रहा होता है, यानी जहाज की का फ्लाइट उसमें यानी हिसाब किताब, मॉनिटरिंग, कितने मील चला, कितना फ्यूल खर्च हुआ, वो डेटा उसमें डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। और होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और दूसरा है जो कि वॉइस रिकॉर्डर है, ठीक है ना, फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉर्डर होता है कि खामोशी से जो कॉकपिट में बात हो रही है, जो पायलट कर रहा है को पायलट के साथ या फ्लाइट इंजीनियर के साथ, वो बातचीत रिकॉर्ड होती रहती है, ठीक है। तो वो उसको इन दोनों को मिला के आप ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता। एनीवे, अब इसमें इशू ये है कि वो वो जो ये जा रहे हैं इसको इसको लेके, ये अब इतना बड़ा नहीं होता वैसे, इसकी ये शायद पैकिंग ऐसी है, लेकिन अब बहुत बहुत छोटे साइज के ये आ गए हैं ना, बहुत बहुत छोटे साइज के ये आ गए इससे हैं। डेटा कितने दिनों में पता ये चलता है? डिपेंड करता है, ये डेटा उसमें चलता रहता है फ्लाइट। ये को तो मतलब आजकल की तो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया, इसमें तो तवील तवील इसमें डाटा होता है। और वॉइस शायद वो डिलीट हो जाती है कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद, लेकिन ये है कि वो डाटा तो उसमें लगा रहता है। अच्छा, अब इसमें जो इशू है, तो एक तो ये है कि वो जहाज का ये मामला कैसे थी, क्या लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त इंडिया में। और मैं आपसे बात ये कोई सोशल मीडिया की चैट की नहीं कर रहा, मैं आपसे बात वो कर रहा हूँ जो इनके बहुत सारे लोग या इंडिया से बाहर जो डिफेंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इसमें फॉल प्ले कह रहे हैं कि कोई हुआ है। और विद इन जो है उसको विद इन द सिस्टम वो रूल आउट नहीं कर रहे हैं। विद इन द सिस्टम, या जाहिर है कि विद इन द सिस्टम तो फिर उसमें इंसर्जेंसीज भी हैं उसमें लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इतना सादा नहीं है जैसे बयान हो रहा है। मतलब इतना सादा, कल उसको अवॉइड किया गया, आज जो बात की गई वो ये की गई कि जिसके ऊपर एक मतलब है कि कल उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी वगैरह वगैरह करके। जो असल पॉइंट है कि क्या हुआ है, उससे लोग डाइवर्ट होके, और लोग जाहिर है कि दुखी भी हैं, जज्बाती भी हैं, रो भी रहे हैं, उनके साथी परेशान भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो असल इशू है ना कि हुआ क्या है, ये कैसे हुआ, उसकी तरफ से उनका मीडिया और सारा, मतलब अगर आप उनके लोगों को सुने तो जाहिर है उनका सबसे बड़े ऑफिसर की डेथ हुई है, वो लोग रो रहे हैं, पूरा मुल्क गम में। लेकिन उससे भी हुआ कैसे है उसकी तरफ वहां से डाइवर्ट कर दिया पूरे इशू को उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, और बाकी जगहों पे लोग बात उस पर नहीं कर रहे कि क्या हुआ है। अच्छा, बात अब उस पर हो रही है कि क्या हुआ है, तो उसके ऊपर कोई अभी तक सवालात उठ रहे हैं कि कुछ एक बात। और दूसरी बात, एक तो मैंने मौसम की बात की, दूसरी मैंने बात की कि टेक्निकली क्या हुआ है टेक्निकली, ठीक है। इंजन बंद हुआ, ऐसी कोई इंजन बंद होता है तो ये मंजर आपको नजर आता है। एक इंजन, दो इंजन है ना, एक इंजन बंद हो गया, एक इंजन हो गया तो क्रैश नहीं हो जाता जहाज एक इंजन बंद होने से। और अगर दोनों इंजन बंद हो गए तो फिर भी उसका कोई
मतलब है कि कोई तरीका, तो जब एक ये कह रहा है कि मैंने बॉडीज गिरते देखी, 3 बॉडीज को गिरते देखा, ये विटनेस कह रहा है कि 3 बॉडीज को गिरते देखा, इसका मतलब ये है कि उनको ऊपर से पहले अंदाजा हो गया था कि वो मतलब जो गिरी हैं या कैसे गिरी हैं, मतलब उन्हें छलांग लगाई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो हिल नहीं रहा अपनी जगह से, वो तो सीधा आपको जाता हुआ क्रैश कर रहा है। उसमें धुंध में जो एक मोबाइल का टेलीफोन की फुटेज आएगी सामने। तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि ये कैसे हुआ, उन्होंने बॉडीज कैसे, मतलब लोगों ने छलांग कैसे क्यों लगाई, वो कौन से लोग थे, क्या हो रहा था अंदर जिसकी वजह से छलांग लगाई, क्योंकि मजीद हेलीकॉप्टर तो अपनी तफसीलात अभी जगह, हम रहती नहीं तहकीकात, और ये सवाल ये निशान उठ रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मैंने आपसे कहा ना कि इनसाइड जॉब का मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई कंस्पिरेसी, लेकिन हमेशा बात शुरू यहीं से होती है। पाकिस्तान में भी जब आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट उस वक्त के जनरल ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ था, तो 2-3 बातें सामने आई थी। एक ये हुआ था कि क्या वो आमो की पेटी, ठीक है, जो कि ज़्यादा लोगों ने कबूल किया जिस बात को कि आमो की पेटी थी, उसमें एक्सप्लोजिव थे। फिर ये बात भी सामने आई थी कि क्या जो पायलट्स हैं उनमें से किसी ने खुद एक वो कामकाजी होता है ना, सुसाइडल, उसके ऊपर जाके जहाज को गिराया है, या उसमें से ये सारी उस वक्त बातें डिस्कस इन लाइंस के ऊपर तहकीकात हुई थी, जिनके ऊपर वहां पर कुछ नहीं हो रहा, फौरी तौर पे स्टार्ट हो गई थी। और क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर भी उस जहाज में थे, ठीक है ना, जो जनरल ज़ियाउल हक के साथ। तो अब इशू ये है सारा कि इसमें से मौसम को एक्सक्लूड कर दें, और इसमें से टेक्निकल फॉल्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा, इंडिया में बात नहीं हो रही। सबसे जो इंपॉर्टेंट, अच्छा, मैंने कुछ देर पहले चेक किया मॉस्को से, उनकी टीम तो आएगी, लेकिन उनकी टीम, वहां पे लोगों का कहना है कि हमसे अभी तक राब्ता नहीं हुआ। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनसे भी राब्ता नहीं हुआ। तो वही सिस्टम जहां पर ये सारा कुछ हुआ है, वही इसकी तहकीकात करेगा, और ये मैं आज लिख के देता हूं कि ये तहकीकात सामने नहीं आएंगी कि क्या हुआ है, ठीक है। ये बात बस उनको जो कुछ होना था उनके साथ हो गया, लेकिन ये विदिन वाला मामला जो है ये खतरनाक है, ठीक है। अच्छा, विदिन वाला जो मामला है वो खतरनाक है कि किसी इंसर्जेंसी के ऊपर भी, किसी, यानी आप ये देखें कि इंसर्जेंट ग्रुप के ऊपर भी उंगली नहीं उठाई गई, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ है, एक ही चीज रह जाती है ना, टेक्निकल फॉल्ट। उसको वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको बाय नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा लोग एविएशन के बाय नहीं कर रहे इस बात को कि ये कैसे हुआ। अगर टेक्निकल फॉल्ट भी था तो भी इतनी ज्यादा बुलंदी पे कोई ऐसे कि पैराशूट खुलेंगे और गिरेंगे, नीचे लो फ्लाई हो रही थी, तो आराम से वो जो पायलट है, अगर इंजन बंद हुआ, वो एक जगह लैंड करता है, कोशिश करता है, ट्राई कर, ये जो है ये कुछ वाकया कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर जो दूसरा मसला इसमें देखें, ये खतरनाक तरीन बहरान इसलिए है कि तमाम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया से चले गए हैं, तो बात ऐसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, उनको सामने रखना चाहिए। कई कवायद और जवाबित को ख़त्म करते हुए जनरल बिपिन रावत को तरक्की दी गई थी, और मुस्तकिल तरक्कियां दी गई थी, और इस बात के अंदर फौज के अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट थी, ठीक है। और रिजेंटमेंट इसलिए थी कि, यानी एक तो यह है कि इनके पीछे अजीत डोभाल थे, ठीक है। अजीत डोभाल और इनकी एक दोनों की, आप समझ लें कि दोनों का ताल्लुक एक ही गांव से, एक ही इलाके से, वहीं से उत्तराखंड, वहीं से ये, और रॉ के चीफ जो आए उसके बाद वो भी उसी जगह से आए, उत्तराखंड से। तो एक गांव के होते हैं ना कि वो एक वो कहते हैं ना मोहल्लेदार है हमारे। तो इसकी वजह से फौज के अंदर जो है एक रिजेंटमेंट पैदा हुई कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, और हर एक को पता था कि ये अजीत डोभाल और बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत और प्रेसिडेंट मोदी, ये इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये इनका एक ग्रुप है जो कि लेस प्रोफेशनल एंड मोर पॉलिटिकल, और वो भी आरएसएस माइंडेड ग्रुप है। और आरएसएस भी क्या, वो आरएसएस वाले भी अब इंडिया में कैसी सूरत बन गई है कि वहां पर जो उनका जो सेकुलर तबका है वो भी गालियां दे रहा है, और जो इंतहा पसंद तबका है वो भी गालियां दे रहा है। वो कह रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर गए, जैसे आज हुआ ना कि किसानों की वो एहतजाज खत्म हो गया, सारे उनके सब कुछ मान लिया और उनको उठाओ, तो वो उसके ऊपर सभी कह रहे हैं कि ये क्या भाई, ठीक है। तो दूसरी बात ये, तीसरी बात जो ये है कि वहां पे अब दौड़ शुरू हो गई है कि अगला सीडीएस कौन होगा, और अगला सीडीएस जो है उसके लिए
कोई बंदा नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहां पर वो पर्सनल जाती लॉयल्टी पे अपॉइंटमेंट्स थी, यानी मेरा बंदा या हमारा बंदा, यानी प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशनल सोल्जर ये नहीं थे, ये प्रोफेशनल सोल्जर थे, लेकिन इस अपॉइंटमेंट के लिए मेरिट दो लोगों को, जिसमें से एक मुसलमान थे, दो इनसे सीनियर्स को बाईपास करके इनको आर्मी चीफ बनाया गया था। अच्छा, ठीक है, इनमें से एक मुसलमान थे जो सबसे ज्यादा डिजर्व कर रहे थे 2016 में, और दूसरे जो थे वो हिंदू थे। लेकिन जाहिर है फौज के अंदर ये चीजें नहीं होती, लेकिन ये खास तौर पे लोगों ने देखा कि एक मुसलमान के भी चांसेस, सेकुलर मुल्क है, लेकिन फिर ये हुआ कि उसको तो इनको तो तसव्वुर भी ना करो कि मुसलमान को बन सकता है, तो साइड पे करो, जो दूसरे हिंदू थे वो भी साइड पे हुए और ये ऊपर से आ गए। ठीक है, ये इसमें, लेकिन उसके नतीजे में एक रिजेंटमेंट फौज में थी कि या तो होना कि चलें इस बेस पे आ गए थे कि प्रोफेशनली बहुत नहीं, लेकिन इस बेस पे आ गए कि अजित डोभाल के गांव के थे, अजित डोभाल ने फेवरेटिज्म किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर यह हुआ कि पूरे लॉ चेंज होने शुरू हुए, और लॉ चेंज होने शुरू हुए वाइस से आर्मी चीफ से बाद वो एक पूरी पोस्ट खत्म की, बल्कि वो पोस्ट जो थी चेयरमैन स्टाफ कमेटी वाली, वो उसकी पावर्स भी इनके पास थी। जो मैंने कहा था ना कल के सबसे पावरफुल ये थे, तो उसके बाद वो पावर्स भी इनके पास ही थी। और फिर इन्होंने रिटायर हो जाना था कुछ अरसे के बाद, ये उसी साल रिटायर होना था, तो इनको जब अगली पोस्ट दे दी गई तो उसके बाद इनकी रिटायरमेंट खत्म हो गई और ये सीडीएस बन गए, वरना इन्होंने रिटायर होना था उसी साल। जी सर, आप अच्छा, उसके बाद जब ये सीडीएस बन गए, अभी इनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल बाकी था अभी, लेकिन चूंकि इन्हें रिटायर इसलिए उस वक्त होना था, तो वो एज लिमिट बढ़ा दी गई। इनकी वजह से पूरे कवानीन तब्दील हुए, 62 से 65 साल कर दिया गया उम्र को, ये सारा किया गया। लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि लोगों के अंदर, फौज के अंदर एक रिजेंटमेंट थी इनके बारे में। अच्छा, रिजेंटमेंट जो थी वो भी थी, और फिर अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब वहां से अभी अगर आप देखें तो 2-3 नाम है। एक नाम तो ये चल रहा है कि नरवाने जो हैं, जनरल नरवाने जो कि आर्मी चीफ हैं, उनको सीडीएस बना दिया जाए। वो सबसे ज्यादा सीनियर हैं, यानी वो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने लेकिन रिटायर हो जाना है अप्रैल में। तो अगर उनको सीडीएस बनाया जाता है तो फिर उसके बाद वो जाहिर है कि एक्सटेंशन हो जाएगी उनकी। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद एक तो ये तरीका है ना कि नेवी से और एयरफोर्स से और आर्मी से लिया जाए, लेकिन जो नेवी एयरफोर्स के लोग हैं वो अभी 1 महीने पहले हैं, इनसे 2-2 साल जूनियर हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल के इस लाइन में होंगे। और वैसे भी आर्मी से ही जो है वो इस पोस्ट के ऊपर, सीडीएस की पोस्ट के ऊपर लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो 2 पोस्टें खाली हो जाएंगी अगर जनरल नरवाने को लेकर आते हैं। जनरल नरवाने के बारे में ये तासुर है कि उनकी पोजीशन वीक की गई है इस पूरे अरसे में, और उनकी पोजीशन वीक जनरल बिपिन रावत ने की है। मतलब आपने बहुत कम सुना होगा कि जनरल जो हैं आर्मी चीफ, उनका नरवाने का नाम कहीं आया हो, या वो एक्टिव हो, या वो तो वो ये मीडिया से लेके पॉलिटिकल पार्टीज तक और तमाम जगहों पे बिपिन रावत साहब खुद इन्वॉल्व थे। वो भी अपने आइडियाज के साथ वो वहां पे आते थे। तो मैंने कहा था फौज को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश हो रही थी। फिर उसके बाद अगर फिर वाइस चीफ हैं, अच्छा, यानी 2 होते खाली हो रहे हैं ना। अगर आप आर्मी चीफ को सीडीएस बना देते हैं तो आर्मी चीफ इसको बनाएंगे। तो इस वक्त ये मसला चल रहा है कि सीडीएस अगर उनको बनाते हैं तो फिर आर्मी चीफ किसको बनाएंगे। तो आर्मी चीफ जो हैं वो फिर बनाया जा सकता है, एक तो उनके वाइस चीफ हैं, मतलब वाइस चीफ को चीफ बना दिया जाए। ठीक है ना, वाइस चीफ जो कि जनरल मोहंती हैं, और या फिर ये है कि जनरल जेके जोशी हैं जो कि नर्दन कमांड को लीड कर रहे हैं। लेकिन वो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही कोर्स में गालिबन कोर्समेट्स हैं, वो इतना इशू नहीं है। इशू जो यहां पे दूसरा खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है, जो मैंने आपसे पहले बात की कि ये क्या ये विद इन है, और अगर विद इन नहीं है तो फिर ये क्या था। ठीक है, अगर विद इन है तो क्या टेक्निकल तो अच्छा, दोनों से झगड़ा था, इंजीनियर से भी और इनसे भी, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी, एयरफोर्स में भी इश्यूज थे, इंजीनियर। उसके बाद एक और मसला खड़ा हुआ जी, और मसला वो खड़ा हुआ कि वो जो मेजर जिसने एक गाड़ी के आगे बांधा था कश्मीर में नौजवान को,
और नौजवान को लेके उसने घसीटना शुरू किया था और पूरे के पूरे जो है वो कश्मीर के अंदर एक चक्कर लगाया था और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गम और गुस्सा था कि हमारे पास शायद पिक्चर उसकी, वो नौजवान को सबको याद होगा ज़हनों में जी कि बिल्कुल फौज सही के याद है। नौजवान को आगे बांधते हुए लेके जा रहे थे। अच्छा, अब इशू ये हुआ कि उसको इन्होंने मेडल दिया, सबसे बड़ा मेडल उस मेजर को। और जब उस मेजर को मेडल दिया तो उसकी वजह से इस कदर वहां पे इश्यूज खड़े हुए, इश्यूज खड़े हुए कश्मीर में भी और हर जगह। तो इन्होंने डिफेंड किया फिर। इन्होंने कहा कि लिंचिंग, हुकूमत ने। हाँ नहीं, मैं जनरल बिपिन रावत की बात कर अच्छा रहा अच्छा अच्छा, ठीक हूं। है। जनरल बिपिन रावत ने ये कहा कि ये जो काम हो रहे हैं ये ठीक हो रहे हैं, ये इस तरह जीपों के आगे बांधना या मारना या ये करना ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये जो लीतल गोए थे, इनको आर्मी चीफ का मेडल दिया गया। लीतल गोए वो थे जिस मेजर ने ये ऑर्डर किया था कि इस तरह से किया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ अर्से पहले, आपको याद होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस सिविलाइजेशन की के बात की हवाले थी। से जी बिल्कुल और याद है, क्लैश ऑफ बिल्कुल याद सिविलाइजेशंस की जब इन्होंने बात की थी तो उसके बाद ये हुआ था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के बाद एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था पूरी दुनिया में कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात इन्होंने क्यों की, और इतना ज्यादा मसला खड़ा हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस 7th स्लाइड, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे जब इन्होंने बात की तो उसके बाद ये हुआ कि जयशंकर ने इनके साथ कहा कि मैं एग्री नहीं करता, यानी अदारे में भी और स्टैब्लिशमेंट में भी, क्योंकि पूरी दुनिया ने ये कहा कि एक मिनट ठहर जाएं। ये इन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं, मतलब हम एक अलग तहजीब हैं, जो मुस्लिम ममालिक वो अलग हैं तहसीब वो है। जो हैं वो चाइना के साथ हैं, एक सिविलाइजेशन उनकी कुछ अजीब व गरीब किस्म का एक बयान दिया, जिसकी वजह से जो ये हुआ कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी तो वेस्ट में भी अब खत्म हो गई। इसको पसंद नहीं किया जाता कि आप तहजीबों की बुनियाद पे आप ये कहें कि वो, हाँ मतलब इस तरह से बिल्कुल बात है। अच्छा, लेकिन वो एक चूंकि मुत्तसब बयान था तो उसके नतीजे में ये हुआ कि वहां पे उनके जयशंकर साहब को उससे हटना, पीछे हटना पड़ा। अच्छा, अब रह गई एक और बात, और वो ये है कि साइबर, अच्छा साइबर अटैक भी हो सकता है। साइबर अटैक होता है, बिल्कुल साइबर अटैक होता है। 2015 में जो है वो 35 साइबर अटैक्स मॉनिटर हुए थे। और साइबर अटैक जो है, साइबर अटैक जरूरी नहीं कि जहाज ही बंद हो, जहाज के अंदर किसी के पास मोबाइल है, अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कोई भी हो, तो उसके नतीजे में आपको ये एक आईपैड लेके ना, एक आईपैड होता है इस हेलीकॉप्टर के अंदर, और आईपैड के ऊपर बहुत सारा, एक तो जहाज का अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, पूरे जहाज का अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लेकिन उसके बाद एक वहां पे आईपैड रख के सामने, इस स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर के बारे में जो मुझे इल्म है या बताया गया है, वो ये कि एक आईपैड के ऊपर वो जो पायलट्स हैं वो सारा अपना देख रहे होते हैं। और भी बहुत सारे जहाज़ों में, हेलीकॉप्टर्स में ये होता है कि एक आईपैड होता है, जिस आईपैड के अंदर हाँ, ये टैबलेट के जो भी छोटे कंप्यूटर उनका अपना होता है, उसमें वो डाटा वेटा डाल के वो देख रहे होते हैं। और एक तो उसमें फिर वही बात आ रही है कि अब इसमें सिचुएशन ये है कि चाइना इस दौरान यानी लीडरलेस हो गया है इस वक्त। इंडियन आर्मी नहीं हुई, सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं हुई, इंडिया की जो प्रॉपर लीडरशिप है वो एक तरह से आप समझें कि उनको इल्म नहीं है कि अब क्या करना है। उसकी वजह यह है कि इन पोस्ट्स के ऊपर एक तो इमीडिएट अपॉइंटमेंट करनी है, दूसरे की एक ग्रुप की फॉर्म में चूंकि काम करते रहे ना सारे, तो जितनी डील्स हुई हैं जिसमें लोगों को नहीं बताया गया, जिसमें इवन आर्मी चीफ को भी नहीं पता इंडिया के कि क्या बात हुई है चाइना से, क्या बात अमेरिका से हुई है, क्या बात जो है वो रशिया से हुई है, किस तरह से डिफेंस डील्स हो रही थी, कितने अरब रुपए का बजट था। ये सारे इश्यूज जब तक क्लियरली वो सामने नहीं लाते तो ये मामला जो है वो खत्म नहीं होगा। और उसके नतीजे में बाकी जो अपोजिशन जमातें और सिविल सोसाइटी और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स में और दुनिया भर के अंदर ये सवाल उठेगा कि इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठी हुई शख्सियत और भारत की सिविल मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उस पर एक पुरस्कार खामोशी के साथ क्यों बैठी है। क्या ये असैसिनेशन है, क्या ये तकरीबकारी है, या ये एक्सीडेंट है। जी ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से मजीद इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ये जो हादसा भारत में पेश आया है, इसके पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? इसके पूरी दुनिया पर असरात होंगे और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत पे तो हम बात कर चुके हैं एक दो दिन पहले कि जो मुख्तलिफ फार्मूले चल रहे हैं और उन पे काम हो रहा है और ये बात हो रही है और वो बात। तो जब कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी तो उसको फ़िलहाल तो मैंने कहा ना कि नस्ला टावर की तरह का एक सिस्टम है और तोड़ा ताड़ी उसकी जारी है और कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से है। खान साहब को, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि फ्रंट फुट पे आके बहुत से मामलात को देखें। भारत का जो मामला है, देखें, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले वहाँ पे यानी पिछले चंद घंटों में एक साहब हैं जिनका नाम है ब्राह्मा चल चल चलगनी चलगनी, ऐसा करके मैं अगर गलत नाम पढ़ूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो इन्होंने इसका इनका तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अदा करना। तो इन्होंने ये कहा कि जी ये जो हादसा पेश आया है भारत में, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 2020 में ताइवान के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ, उनको एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस तरह से उनका कत्ल हुआ था या हादसा हुआ था, जो भी हुआ था, तो और 2-3 और सीनियर ऑफिसर्स का, तो इशारा उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना की तरफ था। ठीक है, कि चाइना ने कहीं इसमें बड़ा शदीद रद्द अमल आया है चाइना का। अच्छा। शदीद रद्द अमल। ग्लोबल टाइम्स ने अभी ये वक्फे के दौरान ये उन्होंने अपनी साइट इसी प्रोग्राम के दौरान अपडेट हुआ है और ग्लोबल टाइम्स जो है उसने कहा है कि ये शदीद रद्द अमल है चाइना का। वो कह रहे हैं कि इंडिया डिफेंस चीफ की जो डेथ है वो शो करती है फ्लॉज इन इंडियन मिलिट्री डील्स हैवी ब्लो टू इट्स मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, वो जो कोशिश कर रहे थे अपने आप को मॉडर्न बनाने की, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक धचका लगा है। ये चाइना का रिस्पॉन्स है, लेकिन इस रिस्पॉन्स में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे लिए नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का रद्द अमल जनरल बिपिन रावत, पहली बात तो ये है कि ये वो उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि वो आदमी जो कि बहुत ज़्यादा चीन के खिलाफ बात करता रहा है, ठीक है, उसका इस तरह से मारे जाना, वो जो पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे थिएटर वेटर, वो सारा उनका सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया इसके साथ ही। और क़यादत का शदीद बहरान, और ये भी वो कह रहे हैं कि डिफेंस डील्स, और फिर वो एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक तो आर्मी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की आर्मी, उसको खुल के चाइना ने उसका जवाब उसको मेंशन किया है। फिर ये बात की है कि मुख्तलिफ जगहों से जब सिस्टम्स ख़रीद रहे हैं आप या डील्स कर रहे हैं, नाम लिए बगैर उनका है कि फ्रांस से भी, इधर से भी, उधर से भी, दाएं बाएं हर तरफ से कर रहे हैं, तो फिर एक सिस्टम सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता। मतलब कुछ आपने चाइना से लेके डाला हुआ है, कुछ हम रशिया से लेके डाला हुआ है, कोई जो इधर से लेके इधर से नहीं मिला, इधर का डाल दो बता, तो उसके बाद वो सिस्टम्स नहीं चलते। एक उनका ये भी मैसेज है। और तीसरा जो मैसेज है उनका इंपॉर्टेंट मैसेज, उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मामलात की कशीदगी है वो फौजी नहीं सियासी भी है। अब बड़ा सख्त स्टेटमेंट है उनका। और साथ ही फिर उन्होंने ये जो स्कॉलर है, इंडियन स्कॉलर, जिसने ये चाइना, ये जो बर्मा चलगनी करके नाम है, माजरत मैं इसको नहीं अदा कर पा रहा बिल्कुल भी, इसके नाम लेके उन्होंने मजम्मत की है। उसने कहा ये शख्स जो जिसने कहा हम मीडिया और वहाँ का सारा मॉनिटर कर रहे हैं, जिसने ये इनडायरेक्टली इशारा दिया कि शायद कोई बीजिंग का भी, तो नाम लेके इस शख्स की उन्होंने मजम्मत की है शदीद। और कहा कि ये भी अच्छा है कि बाद में उसने अपना थोड़ा सा मौक़िफ़ चेंज किया कि जी नहीं, चाइना की तरफ मेरा इशारा नहीं था, मेरा ये था कि दोवा, लेकिन नाम लिख के उन्होंने। और फिर अगली बात उन्होंने ये की है कि कशीदगी, इस वाक़े से जो हमारे और इंडिया के दरमियान कशीदगी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इससे ये मफ़हूम मैं ले रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मामलात मज़ीद चाइना जो है वो, चाइना मतलब वो कह रहे हैं कि इस वाक़े से ये जो सानिया पेश आया, हमारा और इंडिया के जो मामलात हैं, इस वाक़े से उनके टॉप गाय उनका जो चला गया है, जो कि बहुत ही एंटी चाइना था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे मामलात जो कि तू इंडिया के साथ अपनी जगह मौजूद है। तो एक तो बात ये हुई। सोनी पिक्चर्स पे 2014 में
मुझे याद है कि एक साइबर हैकिंग हुई थी नॉर्थ कोरिया की तरफ से, और सोनी पिक्चर्स जो है वो 1 साल तक उनके सोनी पिक्चर्स के अंदर हैकर्स मौजूद थे। 1 साल के बाद उन्होंने सारा डाटा वाटा निकाला। दूसरी बात कि मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग्स मौजूद हैं इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद होते हैं नहीं होते। और मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि ये ब्लैक हैट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं सेंटा मारिया में, तो उसमें 2018 में ये बात डिस्कस हुई थी कि क्या एयरलाइंस को हैक किया जा सकता है, तो अभी तक कोई एयरलाइन हैक नहीं हुई, लेकिन वहाँ मतलब किसी जहाज़ को लेकिन हाँ हैक नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी अजीब बात वहाँ बताई गई, और उस कॉन्फ्रेंस में ये ब्लैक हैट सिक्योरिटी, कंप्यूटर को तो 1994 से कहते हैं कि एक कंप्यूटर जो हवाई जहाज़ है ये कंप्यूटर है जिस जोड़ता है। ये तो हैकिंग वैकिंग के साइबर सिक्योरिटी से पहले से बात होती है, लेकिन एक उसमें बात ये थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई जहाज़ एयरलाइन हैक नहीं हुआ, लेकिन जो बोइंग वाले हैं वो इस पर काम कर रहे हैं कि जो उनका लेटेस्ट 777 है वो ऐसा सिस्टम हो जो कि हैक ना हो सके। लेकिन फिर उसके बाद जो 2019 की कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया गया कि ये जो बोइंग 787 है, 777 नहीं 787 ड्रीम लाइनर जो है उसको भी हैक करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। दुनिया में कहाँ हैकर्स बैठे वो कर रहे हैं हैकिंग। तो और ये सेटकॉम कहलाता है, जो आप जहाज जो है ऐसी बुलंदी पे चले जाएं जहां उनका ज़मीन की जो रेडार्स हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिस्टम्स हैं, स्टेशंस हैं, उनके साथ रब्ता ना हो, तो फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं खला में, ये फिर जो एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स हैं ये फिर सेटकॉम, ये कोई 2000 के करीब सेटकॉम्स हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक इनकी तरफ से बात की गई, वहां से बड़ा सख्त जवाब आया कि इस पे आप मत कीजिएगा। तो ये अब पूरी दुनिया और पूरा खित्ता। और दूसरा मामला एक और खतरनाक हो गया है, वो ये खतरनाक हुआ है कि ग्लोबल टाइम्स ने 2 दिन तो रही खामोशी 24 घंटे, और अभी ग्लोबल टाइम्स ने ये खुल के लिखा है कि 18वीं स्लाइड ये चाइना का रिस्पांस आया है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन की गुफ्तगू पे। वो कहते हैं यूएस रशिया क्लैशेस टू कंटिन्यू, ये जो क्लैशेस हैं ये जारी रहेंगे आफ्टर कैंडिड टफ टोन्ड पुतिन बाइडेन मीटिंग। यानी प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खामोशी रही, चाइना कह रहा है कि क्लैशेस जारी रहेंगे हाँ यूक्रेन समेत बाकी तमाम मामलात पे, और साथ ही वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो कोशिशें हैं कि चाइना और रशिया के दरमियान कोई गलतफहमी होगी, नहीं होगी। ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं तमाम मामले, हर सिक्योरिटी मामले पे, हर पॉलिटिकल मामले पे हम दोनों साथ हैं। और हमारा पेपर क्लैरिटी के साथ इनका लंबा आर्टिकल आया है। और उसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वक्त थोड़ी देर पहले स्टोरी दी है कि यूक्रेन के कमांडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि रशियन इन्वेजन वुड ओवरवेलम देम, कि रशिया ने अगर इन्वेड किया तो उनके ऊपर वो फौरी तौर पे जो है वो उनको मदद की ज़रूरत होगी मगरिब से, और ये टॉक्स नाकाम हो गई हैं। जाहिर है इसमें प्रेसिडेंट बाइडेन सैंक्शंस ही लगा सकते हैं, फौज तो नहीं भेज सकते। तो एक सूरत हाल ऐसी है जो कि सूरत हाल खित्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा करे। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, और ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर इस बड़े साने की तफसील सामने लेकर आएँ कि अगर साइबर भी नहीं है, अगर मौसम भी ख़राब नहीं है, तो टेक्निकल फॉल्ट कैसे हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, पायलट्स के मतलब ये पायलट्स वायलट्स पे डाल देना, ये क्या हुआ है, ये विदिन हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तनाव पूरी दुनिया में पैदा हो गया है इसकी वजह से। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शरीक हो रहे हैं कल समिट, वो जो समिट है डेमोक्रेसीज वाली, उसमें वो शरीक हो रहे हैं। नेपाल और मालदीव 2 और ममालिक हैं जनूबी एशिया से जो उसमें शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उसमें माजरत कर ली है। तो ये अब देखिए ये पूरा है इस वक्त तक जो पिक्चर इमर्ज हो रही है प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट पुतिन की गुफ्तगू का ख़राब होना, फिर ये सानहा पेश आना, फिर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये कोई आम एक दुनिया के हालात होते और उसमें कोई सानिया पेश आता तो उसके असर, एक मुल्क जो जंग में है और कई महाजों पे जंग में है और अभी समझ नहीं पा रहा, उनका मेन पॉलिसी मेकर एक कलीदी किरदार उनकी ये टीम है, ये तीन लोग
अजीत देवल, बिपिन रावत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनको आप लें। बाकी मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह वगैरह उस टीम में नहीं है, ना जयशंकर उस टीम में, क्योंकि इसीलिए जयशंकर ने मजम्मत की थी उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाले मामले की। तो मसला ये है कि अब ये सारी तैनातियां कैसे होंगी। जंग चाइना कह रहा है कि हमारे जो मामला चल रहे थे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नॉर्दर्न कमांड से अगर आप लाते हैं मरकज में, तो फिर वहां पर कौन नॉर्दर्न कमांड, क्योंकि नॉर्दर्न कमांड जो है इंडिया की जाहिर है कि वो डील कर रही है चाइना के साथ। तो ये सारे वो मामलात हैं कि जिस पे हमारी तरफ से कल अफसोस और मजम्मत का इजहार हुआ था, लेकिन खित्ते पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि साफ और शफाफ तहकीकात के साथ भारत अपने अवाम को भी मुतमईन करे और दुनिया को भी मुतमईन करे। बहुत शुक्रिया कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इतना बड़ा साने। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे अनाया अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।